नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 16। तो दोस्तों, आपने पिछले भाग पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर पढ़ें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि दोस्तों, हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि रेणुका के घर गौरी आ जाती है। गौरी को देखकर रेणुका का खून खोल उठता है। अब आगे की कहानी। सलोनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? हालत तो देखिए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं गौरी के साथ? रेणुका ने कहा कि क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा, और अब ये लड़की यहाँ क्या करने आई है? जब ये लड़की अपनी बहन, अपनी माँ और अपने बाप की लाश की न हो सकी तो फिर यहाँ अब हमसे कौन सा रिश्ते निभाने आई है? सोनी ने कहा कि माँ, मैं मानती हूँ कि गौरी से गलती हुई है, पर एक बार ये तो जान लो कि उसकी हालत ऐसी कैसे हुई है, और हो सकता है कि इसकी कोई मजबूरी रही होगी जिससे ये पापा के अंतिम संस्कार भी नहीं आ सकी होगी। रेणुका ने कहा कि हाँ थी ना मजबूरी, कि कहीं इसकी माँ जैसे इसके बाप के इलाज के लिए इससे एक भिखारी की तरह पैसे मांगने आई थी, तो कहीं से इसके ही बाप के अंतिम संस्कार के पैसे न मांग बैठे, इसलिए ये नहीं आई, और इसकी हालत खुद इसी की वजह से हुई होगी। और अगर कोई और भी वजह है तो मुझे नहीं जानना है। और तू भी सलोनी, एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, और अगर तूने भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरा हाथ आज तुझ पर भी उठ जाएगा। सलोनी ने कहा कि माँ, मुझे आपके थप्पड़ से डर नहीं लगता है, और न ही मैं आपको गौरी को माफ़ करने के लिए कह रही हूँ। तो बस इतना कह रही हूँ कि आप एक बार शांति से गौरी की बातें तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना होगा आप वही करिएगा। रेणुका ने कहे कि क्यों सुनूं मैं इसकी बातें? जब मैं इसके पास गई थी तो इसने अपनी माँ की सब नौकरों के सामने भर भर के बेइज्जती की थी, और मुझे घर से बेइज्जत करके भगा दिया था। तो आज ये मुझसे किस इज्जत की उम्मीद कर रही है? मेरे साथ जो भी किया इसने, उसके बाद मैंने फिर भी इसका बचपना समझकर माफ़ कर दिया था, पर इसने जो अपने बाप के साथ किया उसे तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती, और न ही कभी इस गलती के लिए इसे माफ़ करूँगी। अरे माना, मैंने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए, मैंने इसके मन में तेरे लिए जहर भरा, तो इसने तेरे साथ गलत किया वो भी मान लिया मैंने, मेरी बेइज्जती की वो भी मान लिया मैंने, पर अपने मरे हुए बाप की लाश को देखने तक न आए, ऐसे तो संस्कार नहीं दिए थे मैंने। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के घर में कदम रखने की? गौरी ने कहा कि मैं भी पापा से बहुत प्यार करती हूँ माँ। गौरी के मुंह से इतना सुनते ही रेणुका ने गौरी के चेहरे पर 4 से 5 थप्पड़ जड़ दिए। वो तो बीच में सलोनी ने गौरी को बचा लिया, और पीछे से बुआ ने रेणुका का हाथ पकड़ लिया, वरना रेणुका आज गौरी को जिंदा नहीं छोड़ती। सलोनी ने कहा कि माँ, आप इसे बोलने तो दीजिए, आप इसे जानवरों की तरह मार क्यों रही हैं? रेणुका ने कहा कि पहले के 2 थप्पड़ मुझे अपनी माँ बोलने के लिए, और बाकी के 3 मेरे पति को अपना बाप बोलने के लिए। सलोनी की कोई भी बात रेणुका के कान में नहीं जा रही थी, इसलिए फिर सलोनी ने अपनी बुआ से विनती की वो रेणुका को समझाए और गौरी को उसकी बात बोलने का एक मौका दे। फिर बुआ ने रेणुका को बहुत समझाया और कहा कि तू माँ है, बच्चे लाख गलती करे, पर माँ बाप का फर्ज यही होता है कि वो अपने बच्चों को गलती करने के बाद भी सही रास्ता दिखाए, वरना बच्चे सहायता लेने बाहर वालों के पास चले जाते हैं, और बाहर वाले सहायता नहीं फायदा उठाते हैं। फिर बुआ की बातों से रेणुका का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, और उसने कहा कि ठीक है, बोल सकती है इस जो भी बोलना है। फिर गौरी ने बताया कि मेरी शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे मेरे पति ने दारू पीना शुरू कर दिया, जिसका मैंने विरोध किया तो
वो मुझे गंदी गंदी गाली देता और उसका संबंध मेरी भाभी के साथ था। मतलब कि दोनों ही पति पत्नी थे और मेरे साथ भाभी देवर होने का नाटक किया उन्होंने। रेणुका, सलोनी और बुआ सब हैरान रह गए। फिर बुआ ने गौरी से कहा कि साफ साफ कहे कि तू क्या बोल रही है, तेरा पति भाभी का पति। फिर गौरी ने कहा कि वो दोनों पति पत्नी ने पैसे के लिए माँ को बेवकूफ़ बनाया। दरअसल वो एक नंबर के चोर और फ्रॉड लोग थे। वो ऐसे ही देवर बापी बनकर किसी के घर की कमजोरी को पता करते और फिर कुछ पैसे देकर बड़े घर किराए में लेकर उसे अपना घर बताकर उस घर पर लड़का या लड़की से शादी करते और फिर धीरे धीरे उसे अपने घर वालों से पैसे मांगने का दबाव बनाते हैं और अगर पैसे ना लेकर न दे तो वो मारते पीटते और यहाँ तक कि उनके ऊपर मर्डर केस भी लगा है। और एक दिन उन दोनों ने भी मुझे मारने की कोशिश की तो मैं वहाँ से जान बचाकर भाग गई और पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया। पर पुलिस के पूछते पूछते वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। बुआ ने कहा कि एक बात समझ नहीं आई कि यह लड़का और लड़की से शादी करने का क्या मतलब हुआ। गौरी ने कहा कि एक शहर से पहले आदमी एक लड़की से शादी करके उससे पैसे ऐंठता था और फिर इन दोनों वहाँ से पैसे लेकर भागकर दूसरे शहर चले जाते और वहाँ पर औरत किसी पैसे वाले लड़के को फंसाकर उससे पैसे ऐंठती। बुआ ने कहा, हे भगवान, ये कैसे कैसे पापी लोग पैदा किए हैं तूने, जो हाथ पैर सलामत होते हुए भी इतना गंदा काम कर रहे हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को भी इन लोगों ने अपने लालच के चलते गंदा कर दिया है। ऐसे तो लोग अपनी लड़की या लड़के की शादी करने से भी डरेंगे। कैसा कलयुग आ गया है, मेरे भगवान। रेणुका को भी ये सब सुनकर बहुत झटका लगा और अब उसका गुस्सा भी कुछ कम था गौरी के लिए। पर गौरी ने जो अपने पिता की मृत्यु पर किया था, रेणुका उसके लिए गौरी को माफ नहीं करने वाली थी। सलोनी ने कहा कि देखा माँ, मैं बोल रही थी ना कि एक बार गौरी की बात सुन लो, वो पक्का किसी मजबूरी में रही होगी, वरना गौरी ऐसा नहीं कर सकती। रेणुका ने कहा कि अच्छा ये बता तू कि तुझे कब पता चला कि ये दोनों पति पत्नी हैं और ये सब कब हुआ। तब गौरी ने जवाब देने में थोड़ा आनाकानी की। रेणुका ने कहा कि साफ साफ बता, वरना 4-5 थप्पड़ यही लगा दूंगी दोबारा से। गौरी ने डरते डरते कहा कि अभी ही 5 से 6 दिन पहले ही ये सब कुछ हुआ है। गौरी का जवाब सुनते ही रेणुका ने कहा कि देखा, मेरा अंदाजा सही था कि इस लड़की की कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि ये सब अगर 5 से 6 दिन पहले हुआ है तो सलोनी तेरे पिता को मरे 1 महीने को होने जा रहे हैं, तो तब क्यों नहीं आई ये महारानी। गौरी ने जवाब से अब सलोनी का भी सिर नीचे हो गया। फिर भी सलोनी ने अपनी बहन की तरफदारी करते हुए कहा कि हो गया माँ, गौरी अभी छोटी है, उसमें इतनी समझ नहीं है, जाने दो, बेचारी से गलती हो गई, आप माँ हैं, माफ़ कर दीजिए। रेणुका ने कहा कि तुम सही कहा कि माँ हूँ, मैं तो अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकती, पर तू ये भूल गई है कि एक माँ होने से पहले मैं एक पत्नी हूँ जो अपने पति की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपने माँ धर्म का त्याग भी कर सकती हूँ। सलोनी ने कहा कि माँ, मेरी खातिर माफ़ कर दीजिए। रेणुका ने कहा कि सलोनी, तू अब एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, न तो मैं इस लड़की को माफ़ करने वाली हूँ और न ही मैं इसे अपने पति के घर अंदर आने दूंगी, इसलिए अब ये ही जाने इसका क्या होगा। और अगर तूने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो इस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी मेरी लाश के ऊपर से होकर इस घर में कदम रखना होगा। अपनी माँ के मुँह से ये सब सुनकर सलोनी बहुत घबरा गई और उसने कहा कि ऐसा मत कहो माँ, अगर नहीं चाहते कि गौरी इस घर में कदम रखे तो वो नहीं रखेगी, इसे मैं अपने घर ले जा रही हूँ। रेणुका ने कहा कि तू पागल हो गई है क्या सलोनी, वो तेरा मायका नहीं ससुराल है। तू भला इस लड़की को जिसने तेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया, वो तेरे साथ तो क्या अपने पिता के साथ अच्छा नहीं किया, तू उसकी मदद करना चाहती है।
इतना भी अच्छा होना अच्छी बात नहीं है सलोनी। कभी कभी हम दूसरों के घर को रोशन करते करते खुद अपने घर के दीपक पर ध्यान नहीं दे पाते और वो बुझ जाता है। सलोनी ने कहा कि माँ, मैं जानती हूँ, पर अभी गौरी को हमारी ज़रूरत है और एक छोटी बहन का अपनी माँ के बाद अपनी बड़ी बहन पर ही हक होता है, और मैं अपने होते हुए अपनी छोटी बहन को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती। और वैसे भी अभी मेरे घर में मेरे और कुणाल जी के सिवा कोई भी नहीं है, और जब तक गौरी के रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता वो तब तक ही हमारे साथ रहेगी। उसके बाद जब वो अपने पैरों से खड़ी हो गई वह अपना घर भविष्य खुद बना लेगी। रेणुका का मन सलोनी के फैसले को न जाने क्यों अपना नहीं पा रहा था। उसने सलोनी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सलोनी अपनी बहन के प्रेम में अंधी और बहरी दोनों ही हो चुकी थी। सलोनी गौरी को अपने साथ अपने घर की तरफ ले जाने लगी और जाने के लिए उसने एक ऑटो वालों को बुलाया। ये देखकर गौरी मन ही मन सोचने लगी कि ये गरीब की गरीब ही रहेगी हमेशा। पता नहीं माँ बाप ने इस कोयले को किस बेचारे के गले बांध दिया है। पक्का किसी गरीब के घर ही शादी की है इसकी, तभी घर तक जाने के लिए इसके पास गाड़ी तक नहीं है। और कपड़े तो देखो कितने ही सादे पहने हुए हैं, और सोना चांदी के नाम पर कुछ डंका भी नहीं पहना है। क्या करूं, मजबूरी न होती इसके साथ एक झोपड़ी में कभी न जाती रहने, पर क्या कर सकती हूँ। खुद की तो औकात फुटपाथ पर सोने की भी नहीं रही। सोचा था कि माँ को अपनी हालत दिखाऊं और ज़्यादा गुस्सा हुई तो 2-4 आंसू बहाकर मना लूँगी और मज़े से घर में रहूँगी। तो माँ ने ये सब किए किराए पर पानी फेर दिया और इस कोयले के साथ मुझे भेज दिया। पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि माँ इसे कैसे इतना मारने लगी। इसने ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी माँ को, जो माँ गौरी गौरी की माला छोड़कर सलोनी की माला जपने लगी। पक्का मेरे ना रहने पर इसने ही माँ के कान भरे होंगे के खिलाफ। और इतने में सलोनी का घर भी आ गया। जब सलोनी ने गौरी से कहा कि चलो अंदर, तब गौरी ने कहा कि यहाँ कोई झोपड़ी जैसा घर तो नहीं दिख रहा है। मुझे इस बंगले के पास लाकर क्यों खड़ी कर दी हो। तुम्हारे पति यही नौकरी करते हैं क्या? सलोनी ने हंसते हुए कहा कि यही बंगला ही मेरा घर है। ये सुनकर तो गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा कि क्या मजाक कर रही हो। इस बंगले के मालिक ने तुम में ऐसा क्या देख लिया? फिर गौरी ने बात बनाते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि तुम यहाँ कैसे? सलोनी ने कहा कि सब किस्मत की बात होती है गौरी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने बड़े बंगले की बहू बनूंगी। गौरी ने मन में कहा कि इस कोयले की तो किस्मत चमक गई, पर जिससे शादी हुई है इसकी उस हीरे की चमक तो गई इसे पाकर। सलोनी का बंगला जितने बाहर से बड़ा था उतना ही अंदर से भी बड़ा और बहुत सुंदर। सलोनी के आते ही सारे नौकर जाकर सलोनी के आगे पीछे डोलने लगे और ये देखकर गौरी बहुत आश्चर्य हो रहा था। क्या सोचा था सलोनी के बारे में कि वो एक झोपड़ी में रहती होगी, पर ये तो करोड़ों के बंगलों में रहती है। गौरी बड़ी बड़ी आंखें कर पूरे घर में बस निहारती है। सलोनी ने ये देखकर गौरी से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें मेरा घर पसंद आया? गौरी ने कहा कि पसंद? अरे मुझे तो बहुत पसंद आया। मन कर रहा है कि अब यहाँ से कहीं न जाऊँ, बस यही रह जाऊँ। सलोनी ने कहा कि बस जाओ, आखिर ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। और तभी गौरी ने सलोनी को छेड़ते हुए कहा कि और जीजू भी। ये सुनकर सलोनी थोड़े उदास हो गई, क्योंकि सलोनी और कुणाल के रिश्ते अभी भी खराब चल रहे थे। और गौरी के इस मजाक का जवाब न देते हुए सलोनी ने कहा कि मैडम जाओ, तुम्हारा कमरा ठीक करवा दिया है, जाकर फ्रेश हो जाओ और अपनी हालत भी ठीक कर लो, वरना तुम्हारे जीजू तुमको देखकर डर जाएंगे। तभी गौरी ने सलोनी को ताना मारते हुए कहा कि जब तुमको देखकर जीजू नहीं डरे तब तो मैं गंदे गेटअप में भी तुमसे सुंदर ही लगती हूँ।
और इतना कहकर गौरी वहाँ से चली गई। सलोनी को बहुत खुशी थी कि गौरी अब उसे अपनी बड़ी बहन मानने लगी है। सलोनी का मन तो बहुत साफ था, शायद इसलिए वो में पहले अच्छा ही देखती थी, ना कि उनकी कमी। गौरी सलोनी के साथ अच्छा बर्ताव करने का सिर्फ नाटक कर रही थी, क्योंकि अब गौरी के पास रहने के लिए न कोई छत थी और न ही खाने के लिए खाना। ऊपर से गौरी को अपनी माँ से पूरी उम्मीद थी कि उसकी माँ उसको अपने पास रखेगी, पर जिंदगी के उतार चढ़ाव ने रेणुका को अच्छा सबक सिखाया था और सही गलत के बीच के फर्क का पाठ भी पढ़ाया अच्छा से, जिसमें वो अपने लोगों में अंतर तो कर सकती थी, पर इस बार रंग का नहीं बल्कि उनकी नीयत और गुणों का। सलोनी का सीधा होना उसका स्वभाव था, पर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेना उसकी बेवकूफ़ी थी। इसमें सलोनी की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गौरी उसकी सगी छोटी बहन थी, तो सलोनी का अपनी बहन से लगाव होना स्वाभाविक था और छोटी बहन की गलती को माफ़ करना ये भी एक बड़ी बहन का फ़र्ज था। पर छोटी बहन के फ़र्ज गौरी को शायद नहीं पता थे, इसलिए वो मूखे खाने के बाद भी नहीं सुधरी और अपनी गंदी सोच में उलझी रही। रात का समय हो गया था और सलोनी ने आज सब कुछ गौरी की पसंद का खाना बनाया था। सलोनी बहुत खुश थी। एक तो गौरी उसके साथ रहने आई थी और दूसरी की गौरी और उसके बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी थी। क्या सच में सब कुछ इतना आसान था या फिर सलोनी का वहम? डाइनिंग टेबल पर कुणाल आकर बैठ गया था और सलोनी उसे खाना लगाकर खुद गौरी का भी खाने पर इंतजार करने लगी। कुणाल ने देखा कि सलोनी ने उसके लिए तो खाना लगा दिया है पर खुद नहीं खा रही है, तो उसने बहुत ही अकड़कर सलोनी से पूछा कि तुमने कहीं मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला दिया जो सिर्फ मुझे ही दिया है और खुद बैठी हो। सलोनी ये सुनकर हैरान रह गई और उसने कहा कि मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ किसी का, और आपके खाने में कुछ नहीं है, कहिए तो पहले मैं चक्कर बता देती हूँ। सलोनी उसे जवाब देने वाली ही थी कि सामने गौरी आ गई और उसने आते ही सबसे पहले कुणाल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि हाय जीजू, मुझे पहचाना? गौरी ने ब्लैक रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बैकलेस ब्लाउज, वो भी उसके सामने का गला इतना बड़ा था कि गौरी के उभरे हुए स्तन साफ साफ दिखाई दे रहा था, और गौरी भी बहुत गोरे रंग की, तो ब्लैक साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सलोनी गौरी का ऐसा पहनावा अपने पति के सामने देखकर अच्छा नहीं लगा, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वो अकेले में ये बात गौरी को समझा देगी। कुणाल ने उसकी तरफ देखा और कहा कि सलोनी। गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा कि क्या जीजू, आप मेरी दीदी से इतना प्यार करते हैं क्या कि आपको हर जगह बस सलोनी दी नजर आती है? कुणाल ने कहा कि तुम्हारी सलोनी दी दिखाई भी देती है? गौरी कुणाल का ये ताना जो सलोनी के रंग के ऊपर था वो नहीं समझ नहीं पाई थी और उसने पूछा कि आपका क्या मतलब था? पर इस बात को सलोनी समझ गई थी और सलोनी नहीं चाहती थी कि उसके और कुणाल के बीच की अनबन गौरी को पता चले, क्योंकि गौरी कहीं माँ से ये बात न कह दे और अब सब परेशान हो जाए मेरी वजह से। इसलिए उसने बात पलटते हुए कहा कि चलो गौरी, खाना खा लो। गौरी जाकर सीधा कुणाल के बगल से बैठ गई। ने पल्लू को थोड़ा नीचे कर लिया। सलोनी का ध्यान तो गौरी की इस हरकत पर नहीं गया, पर कुणाल ने गौरी का इशारा अच्छा से समझ लिया था। गौरी ने कहा कि बताइए ना जीजू कि मैं आपको कैसी लगी? मेरा मतलब है कि आखिर मैं आपकी साली हूँ तो आपके लायक हूँ या नहीं? कुणाल का खाना तब तक हो चुका था और वो गुस्से से उठा और सलोनी की तरफ देखकर कहा कि तुम ही तो थी जिसकी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, और तुम ही तो हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में तूफान भी आया है। और फिर इतना कहकर वहाँ से चला गया। गौरी को कुणाल का ऐसा बर्ताव और उसकी बातें दोनों ही समझ में नहीं आई, और फिर उसने सोचा कि कुछ तो पक्का है, सलोनी और कुणाल
तो पक्का है सलोनी और कुणाल के बीच, जो मुझे पता करना ही होगा। और फिर गौरी ने झूठे प्रेम का दिखावा करके सलोनी को झूठी हमदर्दी दी और कहा कि कुछ तो बात जरूर है दी, वरना जीजू ऐसे तो नहीं बोलते। क्या बात है, आप मुझसे खुलकर कह सकती हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखूँगी और जहाँ तक हो सकेगा मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी करूँगी। फिर सलोनी भी कब तक अकेले अपना दुख अपने अंदर रखती। उसके पिता के गुजर जाने के बाद अब उसे एक सहारे की जरूरत थी, जिसे वो खुलकर बात कर सके और अपनी तकलीफ बता सके। और एक बहन से अच्छा और कौन हो सकता है। फिर सलोनी ने कुणाल से शादी करने से लेकर अपने सुहाग रात की अगली सुबह की सारी बातें उसे बता दी। ये सुनकर गौरी बहुत हैरान हुई कि कुणाल ने शादी के लिए उसे पसंद किया था और शादी भी सलोनी से यही सोचकर की थी कि वो सलोनी नहीं मैं हूँ। गौरी ने कहा कि सलोनी दी, अगर आपको इस रिश्ते से इतनी तकलीफ है तो आप ये रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देती हैं। सलोनी ने कहा कि कैसी बातें कर रही हैं तू, मैं सिर्फ कुणाल की पत्नी नहीं बल्कि इस घर की बहू हूँ और आज अगर मैं यहाँ रह भी रही हूँ तो कुणाल की पत्नी बनकर नहीं बल्कि इस घर की बहू बनकर। और कुणाल ने मुझसे प्यार नहीं किया है तो क्या, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है कि एक दिन कुणाल की भी मेरे प्यार से प्यार हो जाएगा। गौरी को सलोनी की ये बात कुछ ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, पर वो सलोनी के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने सलोनी से कहा कि आप ठीक कह रही हैं दीदी, और आप चिंता मत करिए। अब आपको और जीजू को एक दूसरे से मिलाना मेरी जिम्मेदारी है और ये काम मैं करके ही रहूँगी। कि आपने मेरी बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया और आपने मेरी इतनी मदद की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी एक छोटी बहन होने के नाते आपके फर्ज का कर चुकाऊं। सलोनी को भी गौरी के मुँह से ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा कि गौरी ने उसकी तकलीफ को समझा और अब वो उसकी मदद भी करना चाहती है। सलोनी ने कहा कि गौरी तुम बहुत थकी होगी, जाओ जाकर सो जाओ, मैं कल मिलती हूँ तुमसे। फिर गौरी भी अपने रूम में चली गई और रूम में जाकर गौरी खुशी से उछलने लगी। अब इस चार दीवार के अंदर गौरी अपने असली रूप में आ गई थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जिस काम के लिए उसने घंटों इस कमरे में बैठकर प्लानिंग की, उसके लिए उसे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। गौरी ने खुद से ही बात करनी शुरू कर दी और कहा कि जब मैंने इस घर को देखा तब से ही मैंने ठान लिया था कि इस घर को हासिल करके ही रहूँगी, और इसलिए तो मैंने ये ब्लैक साड़ी और ऐसी तैयार हुई थी जिसे सलोनी के पति को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा सकूं। पर मुझे क्या पता था कि सलोनी के पति ने सलोनी से शादी ही मुझे समझकर की है। पहले तो मुझे ये लगा था कि सलोनी की फटीचर हालत देखकर कि ये किसी झोपड़ी में रहती होगी, ये तो महलों में रहती है। और फिर मुझे दूसरी गलतफहमी हुई कि इस कोयले का पति भी कहीं मोटा, बूढ़ा या फिर किसी तरह काला कलूटा न हो जिससे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े। पर देखो भगवान ने सलोनी को कितना ही सुंदर पति दिया है, पूरा ही पूरा राजकुमार लगता है, कितना ही हैंडसम और स्मार्ट है। ये तो मुझसे भी ज़्यादा गोरा है। मन तो कर रहा था कि इसकी गोद में बैठकर अपने बाहों में भर लूं, पर ये सलोनी हर बार मेरे बीच में आ जाती है। पहले उस अपाइज के रिश्ते में आ गई थी और अब मेरे और कुणाल के बीच में आ गई। पर जैसे मैंने तब इसे रास्ते से हटाया था, वैसे ही इस बार भी इसे सब कुछ छीन लूँगी और दूध में पड़ी मक्खी की तरह इसे घर और कुणाल की जिंदगी से निकाल कर फेंक दूंगी। तभी अचानक से गौरी का दरवाजा में खटखटाने की आवाज़ हुई और गौरी बहुत डर गई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने सलोनी खड़ी थी।
गौरी बहुत घबरा गई कि कहीं सलोनी ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया और कहीं अब ये मुझे घर से बाहर न निकाल दे। अभी तक तो मैंने कुणाल पर अपना जादू भी नहीं किया है कि वो मुझे रोक लेगा। अब क्या करूं भगवान। तभी सलोनी ने कहा कि क्या हुआ गौरी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। तब गौरी ने कहा कि कुछ नहीं दी, आप बताइए आप यहाँ कैसे। सलोनी ने कहा कि अरे मैं वो तुमसे ये बोलने आई थी कि तुम्हें अब मेरे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। हम दोनों कल शॉपिंग में चलेंगे तो तुम्हें जो भी पसंद होगा वो तुम ले लेना। गौरी को सलोनी की बात सुनकर राहत मिली कि सलोनी ने उसकी बात को नहीं सुना है और फिर उसने भी कहा है ठीक दीदी, जैसा आप कहो। सलोनी ने कहा कि अब तुम सो जाओ आराम से। सलोनी के जाने के बाद गौरी ने चैन की सांस ली और कहा कि मुझे बहुत संभल कर रहना होगा जब तक कि मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो जाती। आने वाली सुबह सलोनी के लिए और गौरी की जिंदगी में नए मोड़ लाने वाली थी। अब इस सुबह से किसकी ज़िंदगी में क्या असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा। या फिर मैं कुणाल और गौरी सुबह के नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सलोनी दोनों को ही नाश्ता दे रही थी। तभी सलोनी ने कुणाल से कहा कि मैं और गौरी आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो गौरी ऐसे अचानक से यहाँ आई है तो उसके पास कपड़े नहीं है। मैं और गौरी साथ में शॉपिंग के लिए चले जाए। कुणाल कुछ कहता कि तभी गौरी ने कहा कि अरे दी, आप क्यों परेशान हो रही हो। जीजू है ना, वो मुझे शॉपिंग कराने ले जाएंगे। आखिर मैं उनकी साली हूँ, इतना हक तो मेरा उन पर भी है। और फिर गौरी ने अपने पैर से कुणाल के पैर को प्यार से सहलाया। कुणाल ने थोड़ी देर तक कुछ जवाब नहीं दिया, जिस पर सलोनी को गौरी का यूं कुणाल के साथ जाने के लिए कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी सलोनी ने कहा कि गौरी, तुम्हारे जीजू के पास इतना वक्त नहीं है। और तभी बीच में कुणाल बोल पड़ा कि अरे मेरे पास वक्त ही वक्त है अपनी साली साहिबा के लिए। चलो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी ही शॉपिंग के लिए और फिर लंच के लिए होटल लेकर जाऊंगा। ये सुनकर गौरी की तो खुशी का ठिकाना न रहा और वो भागकर अपने कमरे में रेडी होने चली गई। लेकिन सलोनी को कुणाल का ये जवाब कुछ अच्छा नहीं लगा और उसके चेहरे से जलन की भावना साफ साफ दिख रही थी, जिसे कुणाल देखकर बहुत खुश हो रहा था। सलोनी को अपनी बहन गौरी से कोई जलन नहीं थी, पर उसे ये अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि कुणाल ने आज तक सलोनी से ढंग से बात भी नहीं की और गौरी को सीधा शॉपिंग पर ले जा रहा था। सलोनी इसके लिए कुणाल से तो कुछ नहीं कह सकती थी, पर वो गौरी के पास गई कि वो कुणाल से कुछ कहे कि कुणाल, मुझे भी अपने साथ ले चले। पर गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा कि दी, तुम्हारे जाने से बात बिगड़ सकती है क्योंकि जीजू तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे और जीजू के रिश्ते को अच्छा करने के लिए कर रही हूँ। अब अगर तुम साथ होगी तो मैं जीजू से खुलकर बात नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम मत जाओ, यही घर पर रहो, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। सलोनी को भी ये जानकर थोड़ा सुकून मिला कि भले ही मेरी जगह गौरी जा रही है पर वो मेरे लिए जा रही है। और फिर सलोनी ने भी अपना मूड ठीक कर लिया और खुशी खुशी दोनों को साथ जाता हुआ देखती रही। गौरी सीधा जाकर कुणाल के बगल में बैठ गई और कुणाल से बहुत फ्रैंक होकर बातें करने लगी। बातों ही बातों में गौरी ने कुणाल को जीजू छोड़कर कुणाल कहना शुरू कर दिया। गौरी कुणाल से नॉन स्टॉप बातें किए जा रही थी, पर कुणाल गौरी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ा आगे जाकर कुणाल ने एक मॉल के बाहर गाड़ी रोक दी और उसने गौरी को अपना बैग काट दिया और कहा कि जाओ, खुद चली जाओ और जो लेना है ले लो। कुणाल का ये बर्ताव देखकर हैरान रह गई, ये कैसे कर रहा है, इसका तो मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे इग्नोर कर सकता है। गौरी ने स्माइल करते हुए कहा कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे।
तुम भी आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहते कहते गौरी ने कुणाल का हाथ अपने जांघों पर रख दिया, लेकिन कुणाल ने अपना हाथ तुरंत ही हटा लिया उसकी जांघों से। ये देखकर गौरी बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने रोने का बहाना किया और आंखों से बहुत सारे आंसू भरकर कुणाल से कहा कि तुम भी मेरी माँ की तरह मेरा साथ छोड़ रहे हो। कुणाल को गौरी का यूं रोना अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। और तब जाकर गौरी को थोड़ा सुकून मिला। पर गौरी कुणाल के इस बर्ताव से समझ गई थी कि कुणाल इतनी आसानी से उसके चंगुल में आने वाला नहीं है, क्योंकि कुणाल उन लड़कों में से नहीं है जिसे अपनी खूबसूरती से रिझाया जा सके, बल्कि भावुक होकर अपना गुलामी बनाया जा सकता है इसे। पर गौरी ने भी कसम खा रखी थी कि इसे तो पाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर गौरी और कुणाल दोनों ही शॉपिंग करने चले गए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, ये देखने के लिए क्या गौरी कुणाल को अपने जाल में फंसा पाएगी या नहीं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।